Hello aspirants, I am T.S. Soti again here with you to discuss another topic of research aptitude. आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड का वो थीसिस के बारे में है कि थीसिस जो लिखा जाता है जब रिसर्च वर्क कंप्लीट होता है, बिकॉज अल्टीमेट डेस्टिनेशन ऑफ द रिसर्च वर्क इज थीसिस। थीसिस जो है उसी से पता चलता है कि रिसर्च वर्क कैसा है। अगर रिसर्च वर्क अच्छा किया और थीसिस अच्छा नहीं लिखा गया तो फिर वो रिसर्च वर्क की भी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। तो ये भी एक आर्ट है, ये भी एक स्किल है थीसिस लिखना, तो अपने रिसर्च वर्क को प्रॉपरली ब्लैक एंड वाइट में लेके आना। एक लेमैन के लिए तो ये एक बुक होती है सिर्फ, लेकिन जो रिसर्च के साथ एसोसिएटेड है, जो रिसर्च स्कॉलर है या रिसर्च के साथ जो कनेक्टेड है, उनको पता होता है कि थीसिस जो है एक टेक्निकल राइटअप है। जो भी रिसर्च वर्क किया है रिसर्च स्कॉलर ने और हाइपोथेसिस से लेकर फाइंडिंग तक, उन सभी को एक प्रॉपर वे में उसको ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट करना, तो उसको थीसिस जो है हम कहते हैं। और इसी के बेस पे इवैल्यूएशन की जाती है, वाइवा होता है, थीसिस सबमिट किया जाता है, और जो क्वालिटी ऑफ रिसर्च वर्क है वो इसी से पता चलता है एग्जामिनर को भी, और उसी के बेस पे फिर जो है असेसमेंट दी जाती है। तो थीसिस के कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और कुछ थीसिस जो है वो हम जो रिसर्च स्कॉलर है वो मोटिवेट होता है थीसिस लिखने के लिए। व्हाट आर द फैक्टर्स बिहाइंड मोटिवेशन। तो पहले हम बात करते हैं कि एक अच्छे थीसिस के क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहले ओरिजिनल वर्क होता है, ये तो रिसर्च वर्क भी ओरिजिनल होता है, तो इसलिए जो थीसिस लिखा जाता है उसी ओरिजिनलिटी को प्रोजेक्ट करता है, उसी ओरिजिनलिटी को प्रोजेक्ट करेगा जिस ओरिजिनलिटी को लेकर रिसर्च की गई है प्रॉपर। तो इसलिए इसको भी एक ओरिजिनल वर्क का ब्लैक एंड वाइट जो को अपना इसकी जो कन्वर्शन है वो माना जाता है। इसके बाद है स्कॉलरली स्टाइल। थीसिस पढ़ के ये लगना चाहिए किसी रिसर्च स्कॉलर ने लिखा है। एक नॉर्मल राइटअप और एक थीसिस के राइटअप में डिफरेंस होता है, क्योंकि जो रिसर्च स्कॉलर है उसमें वो कुछ टेक्निकल टर्म्स भी यूज़ करेगा, और जो उसका लैंग्वेज का स्टाइल होगा वो भी ऐसा होगा, इस तरह लगता है कि वो एक स्कॉलर ने लिखा है। इसलिए रिसर्च स्कॉलर को रिसर्च भी जो थीसिस है वो एक स्कॉलरली स्टाइल में लिखना चाहिए। इसके बाद है कंपैटिबल राइटअप। अब जो थीसिस लिखा जाता है उसका जो राइटअप है वो ऑब्जेक्टिव के साथ, हाइपोथेसिस, ऑब्जेक्टिव, मेथोडोलॉजी, फाइंडिंग के साथ कंपैटिबल होता है। कंपैटिबिलिटी, क्योंकि वो जो उसके रिसर्च का काम किया है वो सारा जो फाइंडिंग आई है दे आर कंपैटिबल टू दी ऑब्जेक्टिव्स, और उसी को ब्लैक एंड वाइट में लेके आना है। इसलिए इसमें कंपैटिबिलिटी भी मेंटेन होती है रिसर्च में, थीसिस में, जो उसका एक काफ़ी लीडिंग कैरेक्टरिस्टिक है। इसके बाद है स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट। अब थीसिस चाहे एक बुक की तरह होता है, लेकिन उसका एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट होता है, यानी कि उसमें डिफरेंट उसके जो डिविजन्स होते हैं, उसमें उसका सबसे पहले थीसिस का जो फ्रंट है उसको कैसे लिखना है, उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट्स को कैसे लिखना है, फिर टेबल ऑफ फिगर्स को कैसे लिखना है, उसके बाद चैप्टराइजेशन कैसे करनी है, फिर उसका एक टेक्स्ट फॉर्मेट होता है, एक पेज फॉर्मेट होता है, और कुछ फुट नोटिंग होती है, रेफरेंसिंग देनी होती है, बिब्लियोग्राफी बनानी होती है। तो ये एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट होता है जिसको थीसिस लेके चलता है, या जिसके अंदर थीसिस को लिखा जाता है। उस स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट के विदिन ही थीसिस को लिखा जाता है, और उस फॉर्मेट को एक अच्छा थीसिस रिफ्लेक्ट भी करता है। इसके बाद है प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट। अब रिसर्च वर्क में बहुत सी एक कंटेंट बन जाता है, उसमें ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसमें हाइपोथेसिस की एक्सप्लेनेशन है, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके बाद डाटा कलेक्शन है, सैम्पलिंग है डाटा की, उसके बाद फिर आपके जो मेथोडोलॉजी है, एनालिसिस है, फाइंडिंग्स हैं। तो ये एक कंटेंट काफ़ी ज़्यादा बन जाता है, लेकिन रिसर्च स्कॉलर की यही क्वालिटी है कि उसको थीसिस में प्रिसाइज पे लिखे, टू द पॉइंट वर्जन होनी चाहिए, कुछ भी सुपरफ्लुअस नहीं होता उसमें, और कुछ भी अननेसेसरी या कुछ ऐसा कोई एम्बिगुअस नहीं होता। मतलब उसमें सब कुछ अनएम्बिगुअस होगा, प्रिसाइज होगा,
और टू द पॉइंट होगा। इसके बाद उसका थर्ड पर्सन एक्सप्रेशन, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आमतौर पे अगर कोई और राइटअप होता है उसमें राइटर जो है कई बार फर्स्ट पर्सन में बात करता है, यानी कि आई का यूज़ करेगा, माई का यूज़ करेगा, मी का यूज़ करेगा, या सेकंड पर्सन का यूज़ करेगा, यू वगैरह का। थीसिस का ये एक बड़ा ही लीडिंग कैरेक्टरिस्टिक है कि उसमें रिसर्च स्कॉलर अगर उसने कोई डाटा कलेक्ट किया कहीं से तो ही विल नॉट से कि आई कलेक्टेड दिस डाटा फ्रॉम दैट, उसमें यही कहेगा द रिसर्च स्कॉलर या साइंटिस्ट या ऑथर जस्ट कलेक्टेड द डाटा फ्रॉम दिस पॉइंट, मतलब थर्ड पर्सन में लिखेगा। अपने आप को भी वो थर्ड पर्सन में ही एक्सप्रेस करेगा, यानी कि आई, वी, यू वगैरह का यूज़ नहीं होगा, ही का यूज़ होगा, शी का यूज़ होगा, ऑथर का यूज़ होगा। तो ये एक बड़ा लीडिंग कैरेक्टरिस्टिक है थीसिस का। इसके बाद है क्रिटिकल एनालिसिस। अब एनालिसिस जो किया है थीसिस में, उसमें रिसर्च में अगर उसको अच्छी तरह से एक्सप्रेस नहीं किया तो उस एनालिसिस का फ़ायदा कुछ नहीं है। जो भी एनालिसिस किया उसका एक क्रिटिकल वर्जन होना चाहिए उसमें, जब उसमें लिखा जाएगा तो क्रिटिकल एनालिसिस लगना चाहिए। तो इसलिए वो थीसिस का एक ये भी कैरेक्टरिस्टिक है कि एनालिसिस को प्रॉपरली, जो डाटा एनालाइज किया गया है उसको प्रॉपरली प्रेजेंट किया जाए, तो क्रिटिकल एनालिसिस भी एक उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है। उसके बाद है हाई लेवल रीडेबिलिटी। अब रिसर्च स्कॉलर जो थीसिस लिखता है वो एक कॉमन मैन की रीडिंग के लिए नहीं होता, वो आम रीडिंग के लिए नहीं होता, वो सिर्फ उनके लिए होता है जो उस पर्टिकुलर फील्ड के साथ रिलेटेड है। यानी कि एक हाई लेवल की रीडेबिलिटी का एक स्टैंडर्ड होता है, एक स्टैंडर्डाइज्ड लेवल ऑफ रीडेबिलिटी होता है, उस स्टैंडर्डाइज्ड लेवल ऑफ रीडेबिलिटी को मेंटेन करता है थीसिस, उनके लिए लिखा जाता है। इसलिए वो इस तरह लिखा जाए कि वो सारी बात को अच्छी तरह से समझ जाएं और रिसर्च को जो भी अथॉरिटीज़ अगर एवेल्युएट करती हैं तो उनको एवेल्युएट करने में भी थीसिस पढ़ के वो रिसर्च के बारे में पूरी नॉलेज उनको मिल जाए, उसकी क्वालिटी के बारे में, उसकी रिसर्च स्कॉलर की मेहनत के बारे में। इसलिए वो एक लेवल है जिससे नीचे रीडेबिलिटी नहीं जाती। इसके बाद है करेक्ट लैंग्वेज नॉर्म्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब भी थीसिस लिखा जाता है किसी भी लैंग्वेज में लिखा जाए, चाहे इंग्लिश में लिखा जाए, चाहे हिंदी में लिखा जाए, चाहे पंजाबी में या किसी भी और लैंग्वेज में, उस लैंग्वेज को जो नॉर्म्स हैं, ग्रामर है, पंक्चुएशन है, स्पेलिंग्स है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है, उसको पूरा कंप्लाई विद करेगा वो रिसर्च स्कॉलर। उसको ये नॉलेज होनी चाहिए, ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए, स्पेलिंग सही उनको पता होने चाहिए, पंक्चुएशन का पता होना चाहिए, तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनता है उसका पता होना चाहिए। तो जिस लैंग्वेज में भी वो थीसिस लिखता है वो थीसिस एक हाई लेवल ऑफ करेक्शन को इंडिकेट करता है, यानी कि ग्रामेटिकल एरर उसमें नहीं होता। इसके बाद है कंसिस्टेंसी एंड यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूशन। अब थीसिस जब लिखा जाएगा तो उसके डिफरेंट चैप्टर्स बनते हैं, जैसे हाइपोथेसिस के बारे में पहले बताया, फिर ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताया, उसके बाद डाटा सोर्स के बारे में बताया, फिर सैम्पलिंग के बारे में बताया, डाटा कलेक्शन के बारे में बताया, तो डिफरेंट चैप्टर्स बन जाते हैं अप टू फाइंडिंग। तो थीसिस ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये बायस्ड है या इंक्लाइंड है किसी पर्टिकुलर चैप्टर की तरफ। हर चैप्टर में डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर होना चाहिए, हर चैप्टर को अच्छी तरह से एक्सप्रेस करना चाहिए, और ये लगना चाहिए कि थीसिस का जो राइटअप है कंसिस्टेंट है। इसीलिए वो थीसिस जो है, स्टैंडर्ड थीसिस जो है, अच्छा थीसिस है, वो इस बात को प्रोजेक्ट करता है कि देयर इज ए यूनिवर्सल एम्फेसिस ऑफ द डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, और कंसिस्टेंसी है, ये भी एक थीसिस का कैरेक्टरिस्टिक है। अगर उसमें कंसिस्टेंसी नहीं रहती या उसमें यूनिवर्सल जो है एम्फेसिस डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता यूनिवर्सली, तो उसमें थीसिस की क्वालिटी को डाउन करता है। जो रीडर पढ़ेगा या जो इवैल्यूएट करेगा उस पर इस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ेगा। तो थीसिस की क्वालिटी इसी से मेंटेन होती है कि इट शुड बी कंसिस्टेंट एंड यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एम्फेसिस। तो ये है थीसिस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक। अब हमने पहले भी बात की है अपने पहले लेक्चर्स में भी कि जब भी हम कोई काम करते हैं उसके लिए मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। हम अगर कोई अपने आप कोई काम करते हैं तो मोटिवेशन के बिना नहीं होता, तो मोटिवेट होंगे तो काम होगा। इसी तरह थीसिस लिखने के लिए भी थीसिस जो रिसर्च स्कॉलर है वो मोटिवेट होता है। कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं
जो फैक्टर्स उसको रिसर्च करने के लिए मोटिवेट करते हैं वही फैक्टर करीब करीब उसको थीसिस लिखने के लिए भी मोटिवेट करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली थीसिस जो है इट इज़ दी ब्लैक एंड वाइट वर्जन ऑफ द टोटल रिसर्च वर्क जो उसने किया। तो जो फैक्टर वहाँ जिन फैक्टर्स ने वहाँ उसको मोटिवेट किया वही फैक्टर्स तकरीबन यहाँ भी मोटिवेट करते हैं। तो पहले हम देखते हैं मोटिवेटिंग फैक्टर्स में डिज़ायर टू गेट रिसर्च डिग्री। अब रिसर्च डिग्री अगर मिलेगी तो थीसिस के थ्रू ही मिलेगी। वट एवर रिसर्च वर्क ए रिसर्च स्कॉलर हैज डन उसको वो ब्लैक एंड वाइट में लेके आएगा, थीसिस प्रॉपरली लिखेगा, उसकी क्वालिटी मेंटेन करेगा, उसके बाद वो थीसिस का एग्जामिनेशन होगा, उसको एवेल्युएट किया जाएगा, वाइवा होगा और उसके बेस पे फिर जो है असेसमेंट दी जाती है। इसलिए अगर रिसर्च स्कॉलर डिग्री हासिल करना चाहता है रिसर्च की तो उसको थीसिस लिखना पड़ता है। रिसर्च वर्क को ऐसे वो छोड़ नहीं सकता करके, उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा, ब्लैक एंड वाइट में लेके आना पड़ेगा। इसलिए थीसिस का जो पहला मोटिवेटिंग फैक्टर है लिखने का वो यही है कि एक डिग्री हासिल करनी है, रिसर्च की एक डिग्री हासिल करनी है और उसके कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट जो होते हैं वो अवेल करने होते हैं। इसके बाद इंटेलेक्चुअल जॉय ऑफ क्रिएशन। अब देखिए ये थीसिस क्योंकि ओरिजिनल वर्क होता है, ये रिसर्च स्कॉलर का अपना किया हुआ काम होता है, इसलिए जब वो थीसिस सबमिट करता है और उसमें लिखता है सबमिटेड बाय सो एंड सो, वो जो खुशी का एहसास होता है इट इज़ कॉल्ड इंटेलेक्चुअल जॉय। ये उसकी अपनी क्रिएशन है, इस बात का उसको गर्व होता है कि वो उसने कुछ सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कंट्रीब्यूट किया। उसका ये काम जो है आगे जाके सोसाइटी की हेल्प करेगा और ये उसका अपना काम है, ओरिजिनल काम है। इस बात की जो खुशी होती है वो खुशी का जो एक फीलिंग है वो कोई और नहीं समझ सकता, ये वो रिसर्च स्कॉलर ही समझ सकता है जो थीसिस को सबमिट करता है। तो ये भी चीज़ उसको मोटिवेट करती है कि आई विल बी क्रिएटिंग माई ओन वर्क एंड आई विल बी कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी फॉर इट्स वेलफेयर। माई वर्क विल बी helping the society in bringing various reforms and solving various problems. इसके बाद है exposure of research work to society. अब रिसर्च वर्कर जो भी रिसर्च होता है एक्चुअली उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही होता है कि सोसाइटी की कोई प्रॉब्लम्स को दूर करने में वो हेल्प करे, सोसाइटी की रिफॉर्मेशन में हेल्प करे। तो इसलिए वो अगर अपने काम को सोसाइटी को एक्सपोज करना चाहता है तो वो सिर्फ थीसिस के थ्रू ही कर सकता है। इसलिए ये थीसिस लिखने की उसको मोटिवेशन मिलती है इस पॉइंट से भी कि मैं अपना काम सोसाइटी को एक्सपोज करूं ताकि सोसाइटी उससे कुछ फ़ायदा ले सके, सोसाइटी में कुछ रिफॉर्मेशन आ सके, तो सोसाइटी की प्रॉब्लम दूर हो सके। इसलिए ये फैक्टर भी मोटिवेटिंग फैक्टर है कि ही वांट्स टू एक्सपोज हिज वर्क टू द सोसाइटी। इसके बाद है गाइड टू फ्यूचर रिसर्च स्कॉलर्स। अब अगर वो रिसर्च अपनी एक बुक की फॉर्म में लिखेगा, उसको प्रिजर्व करेगा, उसको प्रिजर्व किया जाता है लाइब्रेरी में या कहीं और, तो उसका फ़ायदा जो आने वाले रिसर्च स्कॉलर्स हैं वो भी उठा सकते हैं। तो उसको ये भी एक फैक्टर मोटिवेट करता है थीसिस लिखने के लिए कि अगर मैं लिखूंगा, अगर मैं अपने रिसर्च वर्क को ब्लैक एंड वाइट में लेके आता हूँ और मेरा रिसर्च वर्क एक थीसिस की फॉर्म में आता है तो अगर वो रखा जाता है फॉर द फर्दर रेफरेंसेस तो बहुत सारे जो फ्यूचर रिसर्च स्कॉलर्स हैं वो उससे फ़ायदा ले सकते हैं, उनकी रिसर्च में हेल्प हो सकती है। तो ये भी फैक्टर उसको मोटिवेट करता है थीसिस लिखने के लिए। तो एस्पायरेंट्स ये था आज का लेक्चर और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बात क्लियर होगी। तो ये थीसिस का फर्स्ट पार्ट हमने किया है कि थीसिस राइटिंग में कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से होते हैं, थीसिस के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से होते हैं और थीसिस लिखने के लिए मोटिवेटिंग फैक्टर्स कौन से होते हैं। तो इसके साथ ये लेक्चर हम यही ख़त्म करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।